शंभु शंकर बंधुओं, मैं अनंतनादम पुनः स्वागत करता हूं आपका इस भय, रोमांच और रहस्यों से भरी दुनिया में। पिछली कहानी में हमने जाना कि कैसे कामिनी तारा के शरीर पर हावी होती ही जा रही थी। उसने अस्पताल में क्या हुड़दंग मचाया, ये भी हमने जाना। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे तारा को राह मिलती है जिस राह से वो इस बालों के जंगल से बाहर निकलेगी। चलिए गोता लगाते हैं कहानियों के सागर में। इंस्पेक्टर राठौर की पुलिस जीप सन्नाटे को चीरती हुई पुराने शहर की सकरी गलियों में दौड़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर राठौर थे और बगल में डॉक्टर समीर बैठे हुए थे। डॉक्टर समीर, जो कुछ घंटे पहले तक शहर के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन थे, अब एक डरे हुए बच्चे की तरह कांप रहे थे। उनका सफ़ेद एप्रन गंदा हो चुका था और आंखों में अभी भी MRI रूम के धमाके का खौफ था। हम कहाँ जा रहे हैं इंस्पेक्टर? डॉक्टर समीर ने अकलाते हुए पूछा। हमें सेना बुलानी चाहिए, NSG बुलाना चाहिए, हमें CISF बुलाना चाहिए। सेना गोलियों से लड़ती है डॉक्टर साहब, राठौर ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ते हुए कहा, और वह चीज़ गोलियों को हवा में रोक लेती है। हमें किसी ऐसे की ज़रूरत है जो उसकी भाषा समझता हो और उसी की भाषा में उसे जवाब दे। राठौर ने जीप एक पुराने काले पत्थर से बने मंदिर के सामने रोकी। यह शहर का प्रसिद्ध मंदिर नहीं था जहाँ भक्तों की भीड़ लगती थी। यह एक जागृत तंत्र मंदिर था, श्री बटुक भैरव मंदिर। यहाँ रात में घंटियाँ नहीं बल्कि सन्नाटा पूजा करता था। मंदिर के बाहर एक बरगद का पेड़ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस अंधे मोड़ पर था, लेकिन इस पेड़ पर लाल धागे और चुनरियाँ बंधी थी। यहाँ की हवा में डर की जगह एक सुरक्षा का एहसास था। मंदिर के गर्भगृह के बाहर धूनी जल रही थी। उसके सामने एक लंबा कृशकाय पुरुष बैठा था। उसके बाल जटाओं के रूप में गुथे हुए थे, माथे पर सिंदूर और भस्म का एक बड़ा सा तिलक। उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किए थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे जीप के आने का ही इंतजार कर रहे थे। ये आचार्य भद्रकाल थे। राठौर और समीर दौड़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़े। महंत जी, राठौर ने पुकारा, बचा लीजिए, शहर पर मुसीबत आई है। आचार्य ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें लाल थी, जैसे वे नींद से नहीं बल्कि किसी गहरे ध्यान से जागे हों। उन्होंने डॉक्टर समीर की ओर देखा। क्यों डॉक्टर, विज्ञान हार गया ना? आचार्य की आवाज़ गंभीर और भारी थी। डॉक्टर समीर चौंक गए। आपको कैसे पता कि मैं डॉक्टर हूँ? आचार्य मुस्कुराए। उन्होंने धुनी में एक लकड़ी डाली। हवा बता रही है, आज रात हवा में मोगरे की गंध है। केश पिशाचिनी जाग उठी है ना? राठौर घुटनों के बल बैठ गया। जी महाराज, उसने एक लड़की के शरीर पर कब्जा कर लिया है। वह अस्पताल में तबाही मचा रही थी। वह पुलिस, डॉक्टर, मशीन किसी से नहीं रुक रही। आचार्य खड़े हो गए। उनकी लंबाई 6 फीट से ज़्यादा थी। वह अस्पताल में नहीं है इंस्पेक्टर, आचार्य ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। वह यहाँ आ रही है। यहाँ? समीर घबरा कर इधर उधर देखने लगा। हाँ, अंधेरा हमेशा रोशनी को बुझाने की कोशिश करता है। जब मैंने यहाँ रक्षा मंत्र पढ़ना शुरू किया था तो उसे बहुत तकलीफ हुई होगी। वह मुझे रोकने आ रही है। तभी मंदिर के बाहर लगे लोहे के गेट पर एक जोरदार धमाका हुआ। राठौर और समीर ने मुड़कर देखा। वहाँ तारा खड़ी थी। अस्पताल का गाउन जो कि फटा था, उसके पैर नंगे थे और खून से सने थे, और उसके बाल अब उसके शरीर से भी बड़े हो चुके थे। वे एक विशाल काले पंख की तरह उसके पीछे फैले हुए थे। वे हवा में लहरा रहे थे जैसे हजारों सांप फन फैलाए खड़े हों। तारा ने मंदिर के सीढ़ियों पर कदम रखा। जैसे ही उसका पैर मंदिर की सीमा के अंदर आया, एक अदृश्य दीवार से टकराने जैसी आवाज़ हुई। झन! तारा को झटका लगा। उसके बालों से धुआं निकलने लगा। भद्रकाल! तारा के गले से एक ऐसी आवाज़ निकली जो इंसान और जानवर की मिलजुली कुर्राहट थी। तो फिर बीच में आ गया। 50 साल पहले तेरे गुरु ने मुझे बांधा था, आज तो मुझे रोकने की गलती मत करना। आचार्य भद्रकाल शांत खड़े रहे। उनके हाथ में एक त्रिशूल था। कामिनी, आचार्य ने उसका असली नाम पुकारा, तेरा समय समाप्त हो चुका है। उस निर्दोष लड़की को छोड़ दे। निर्दोष? तारा हंसी। उसके बाल मंदिर की दीवारों पर चढ़ने लगे जैसे काली लताएं बढ़ रही हों। इसने नियम तोड़ा था। इसने अपनी सुंदरता का अहंकार किया। अब यह शरीर मेरा है। तारा ने एक हाथ उठाया। उसके बालों का एक मोटा गुच्छा किसी भाले की तरह आचार्य की छाती की ओर तेजी से आया। महाराज हटिए, राठौर चिल्लाया और अपनी बंदूक निकाली, लेकिन आचार्य अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने बस अपना त्रिशूल जमीन पर मारा। एक तेज ध्वनि तरंग निकली
जैसे ही बाल आचार्य के करीब पहुंचे वे एक अदृश्य कवच से टकराकर जल गए। तारा चीख कर पीछे हटी, उसे दर्द हुआ। मेरे घर में तेरा स्वागत है पिशाचिनी, आचार्य ने गरजते हुए कहा। यहाँ नियम मेरे चलते हैं। आचार्य ने अपनी झोली से मुट्ठी भर भैरव भस्म निकाली। वे तारा की ओर बढ़े। तारा के बाल अब उग्र हो गए थे। वे आचार्य पर चारों तरफ से हमला कर रहे थे। वे उनकी गर्दन लपेटने की कोशिश कर रहे थे, उनके पैर पकड़ रहे थे, लेकिन आचार्य मंत्रोच्चार कर रहे थे। ओम तीक्ष्णदंष्ट्रम महाकाय कल्पांत दहनोपम। हर मंत्र के साथ तारा के बाल कमजोर पड़ते जा रहे थे। आचार्य ने भस्म हवा में उछाल दी। भस्म तारा के ऊपर गिरी जैसे तेजाब गिरा हो और तारा का शरीर, उसके बाल छटपटाने लगे। काला धुआं उठने लगा। तारा जमीन पर गिर पड़ी, तड़पने लगी। आचार्य ने मौका नहीं गंवाया। उन्होंने अपनी कलाई में से एक लाल धागा खोला। वे तारा के पास झुके। बाल अभी भी उन्हें काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आचार्य ने तारा की कलाई पकड़ी और वह धागा बांध दिया। जैसे ही धागा बांधा, तारा का शरीर शांत हो गया। उसके बाल जो हवा में उड़ रहे थे धड़ाम से जमीन पर गिर गए। उनकी चमक चली गई और वो बेजान हो गए। तारा की आंखें बंद हो गई। कुछ सेकंड्स बाद उसने आंखें खोली। इस बार आंखें काली नहीं, भूरी थी। उनमें डर और आंसू थे। बचा लीजिए, बचा लीजिए, तारा की अपनी असली आवाज़ निकली। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। डॉक्टर समीर दौड़कर पास आए। तारा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? आचार्य ने समीर को रोका। दूर हटिए डॉक्टर, यह शांति अस्थायी है। मैंने शेर को पिंजरे में बंद किया है, लेकिन पिंजरा शायद देर तक टिक नहीं सकेगा। अमावस्या की रात, यानी कि कल की रात, उसकी ताकत अपने चरम पर होगी। वह इस धागे को तोड़ देगी। राठौर ने पसीना पोंछते हुए पूछा। तो उपाय क्या है महाराज? क्या हमें इसे हमेशा के लिए ऐसे बांध कर रखना पड़ेगा? आचार्य ने तारा के सिर पर हाथ रखा। उन्हें महसूस हुआ कि जड़ें कितनी गहरी जा चुकी हैं। नहीं, आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, जड़ें दिमाग में घुस चुकी हैं। अगर हमें अभी भी इसे ज़बरदस्ती से निकाला तो तारा की मृत्यु हो जाएगी। कामिनी और तारा अब एक हो चुके हैं, तो फिर हमें विच्छेदन क्रिया करनी होगी। आचार्य ने घोषणा की। और एक क्रिया वही होगी जहाँ से ये सब शुरू हुआ है। कहाँ? अंधा मोड़, वह बरगद का पेड़। आचार्य की आंखों में अंगारे दहक रहे थे। हमें उसे उसके मूल स्थान पर लेकर जाना होगा। कल रात अमावस्या को हम एक महाअनुष्ठान करेंगे। या तो तारा बचेगी या हम सब मारे जाएंगे। डॉक्टर समीर ने अंधविश्वास से पूछा। डॉक्टर समीर ने अविश्वास से पूछा, आप एक मानसिक रोगी को सड़क पर ले जाकर झाड़ फूक करेंगे? आचार्य ने समीर की आंखों में देखा। डॉक्टर, क्या आपको MRI मशीन वाला सीन याद है? डॉक्टर समीर चुप हो गए। वह छवि, काली जड़ें दिमाग में घुसती हुई उन्हें याद आ गई। तैयारी करो इंस्पेक्टर, आचार्य ने आदेश दिया। कल रात उस सड़क को ब्लॉक करना होगा, क्योंकि कल वहाँ सिर्फ हवा नहीं, मौत नाचेगी। तारा फिर से बेहोश होगी, लेकिन उसके बाल ज़मीन पर पड़े हुए, उसके बाल अभी भी धीरे धीरे हिल रहे हैं, जैसे वे सुन रहे हों और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हों। बंधुओं, यहाँ पर कहानी का ये भाग समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए शंभू शंकर।